डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कंफ्यूज करता है कि फिजिक्स में हमें कितना पढ़ना चाहिए। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी डिटेल चला जाता है। तो आज मैं एक ही वीडियो में इस बात को बताने वाला हूँ फिजिक्स के लिए कितना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जरूरी है। तो एक बात नोट्स थी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर फटाफट डाउनलोड कर लें। और यदि चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो आपको लगातार मिल सके और आप अपनी स्टडी कर सके। सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बिना देरी शुरू करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस साल हम एक नई चीज सीखेंगे, वो होता है फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन है ना एफ एक्स, फंक्शन को एफ एक्स कहा जाता है। तो एफ एक्स किसके इक्वल होता है? वाई के इक्वल। वाई इक्वल टू एफ एक्स है, वाई को हम एफ एक्स बोल सकते हैं। तो वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, मतलब हम चाहे तो एक्स की वैल्यू चेंज करें तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वाई की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एफ एक्स का एग्जाम्पल बताता हूँ कि कहा है कि इफ x इक्वल टू 1 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लिया। अब यहाँ पे f x इक्वल टू 1 पे कहा है हमसे, देखिए यहाँ हमको स्पष्ट कहा है कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालिए। तो हम फंक्शन में वैल्यू x की जगह 1 रख देंगे और यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ, f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2, और उसको सॉल्व करेंगे तो 3। यानी इस प्रकार से हमने देखा कि f1 यानी फंक्शन की वैल्यू 3 आ गई, यानी y की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। तो ये हमने एक फंक्शन को देखा, एक फंक्शन क्या चीज़ होती है। अब फंक्शन से रिलेटेड इसका क्या तात्पर्य है, इसको कैसे हम पढ़ें। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट समझ में आ जाएगा तो हमारे कैलकुलस के अंदर हम कुछ बहुत सीख जाएंगे, और फिर फार्मूले के बेस पे हम लोग इसके क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, देखिए कि हम इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला जिससे डिफरेंशियल किया जा सकता है किसी भी, जितने हम फार्मूला देखते हैं कई बार हमारे दिमाग में एक बात आती है बच्चों कि फार्मूला कैसे बना होगा। तो वो फार्मूला बनता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला कैसे डेरिवेट होता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हमने लिया y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब यदि हम यहाँ क्या करते हैं कि मैं y में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, y के अंदर कोई फंक्शन दिया ना, फंक्शन y की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ, तो डेफिनेटली y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। तो x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी या चेंज होगी। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने y की वैल्यू को किस तरीके से, देखिए मैंने y की वैल्यू में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया और इसमें डेल्टा y इंक्रीज कर दिया, तो डेफिनेटली फंक्शन में जो x है वो भी डेल्टा x से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब हम y की वैल्यू डेल y से इंक्रीज करते हैं तो x की वैल्यू डेल x से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो फंक्शन पे अभी ऊपर वाले पॉइंट्स पे हमने देखा यहाँ पे कि y की वैल्यू किस तरह से f(x) पर डिपेंड करती है, तो वो चेंज हो जाती है। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखिए मैं इसको सेकंड इक्वेशन दे देता हूँ, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन होने के बाद यदि हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गई, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस हो गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि y से y कैंसिल हो गया है। अब क्या हो रहा है, कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो बच रहा है वो डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये फंक्शन बच रहा है। अब हम मैथमेटिक्स में जानते हैं, थोड़ा सा आप सबको पता भी होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम किसी टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में उसी टर्म से डिवाइड करना पड़ता है। इनटू करते हैं तो दोनों और लेफ्ट हैंड राइट हैंड में दोनों सेम टर्म इनटू करना पड़ती है, प्लस करना है तो भी दोनों और माइनस करना है तो भी दोनों और। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डेल एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय डेल एक्स बोथ साइड्स। अब डिवाइड कर देंगे तो डेल वाई को हमने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर फंक्शन हमारा जो है x प्लस डेल एक्स है माइनस एफ एक्स एज इट इज रहा, इसको भी डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिमिट फंक्शन, आपने लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ी हो तो लिमिट फंक्शन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए तो लिमिट फंक्शन में यदि अप्लाई करना हो तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो सामने RHS में मुझे लिमिट फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप क्लियर हो गई बात
क्या करा मैंने यहाँ पे दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। अब डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद आपको ये पता लगता है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये जो फंक्शन आ रहा है देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसे ही डी वाई बाय डी एक्स लिखा जा सकता है। देखिए मैं रेड कलर में इसको अलग से मेंशन कर रहा हूँ, तो डेल वाई बाय डी एक्स हमने इसको लिख दिया। सामने जो है बाकी एज इट इज़ हम लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला कहते हैं। और ये जो आपको डी वाई बाय डी एक्स दिख रहा है यहाँ पर, ये डी वाई बाय डी एक्स से डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। तो ध्यान देना, डिफरेंशियल जब भी हम करेंगे किसी टर्म का, कोई फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो हमें डी वाई बाय डी एक्स टर्म यूज़ करना ही पड़ेगी, जो मैं आपको क्वेश्चन में और अच्छे से समझा पाऊंगा। अब देखिए हम इस फार्मूले को थोड़ा ईजी कर दें तो किस तरह से होता है, देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट वैसे लिखा हमने, और यहाँ हम लिमिट इस डेल एक्स फंक्शन जो दिख रहा है आपको डेल एक्स, इसको मैं एच मान लेता हूँ, तो एच टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पर फंक्शन में एक्स प्लस डेल एक्स जी क्या हो जाएगा एच, तो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डेल एक्स को अपन क्या मान चुके हैं एच, तो ये एच फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, ये फंक्शन का हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला भी समझ में आ गया आपको। साथ में मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस प्रकार से होता है। लेकिन डिफरेंशियल का पूरा मीन समझने के लिए हमें ये पता करना होगा कि उसको डिफरेंशियल का मीन क्या है, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशियल क्यों कर रहे हैं हम लोग, उस चीज़ को मैं समझाता हूँ। कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ लिया, देखिए यहाँ से ये ग्राफ लिया मैंने, और इस पर एक लाइन ली, ये लाइन मैंने एक्स एक्सिस, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो ओरिजिन है। अब उस पर एक लाइन जो है स्लोप के फॉर्म में दिख रही थी, देख रहे हैं यहाँ पे एक स्लोप दिख रहा है अपना। अब ये स्लोप पर यहाँ एंगल यदि हम फाइंड करें तो वो एंगल कितना होता है, थीटा होता है। तो हम स्लोप जो निकालते हैं वही हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, यानी जो डी वाई बाय डी एक्स निकाला हमने वही हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, और उसकी वैल्यू टेन थीटा के इक्वल होती है। मतलब टेंजेंट जो एंगल है, जो ये एंगल दिख रहा है आपको, इसकी इक्वल होती है। अब यहाँ हम मान लें कि हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इनका नाम हम दे देंगे जैसा भी होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम देखें तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब डियर यहाँ पर हम देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको एक्सिस को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मैं यदि इस पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितनी होना चाहिए आपके हिसाब से, आप पहले इसको देखिए। ये डिस्टेंस इस वाले कोऑर्डिनेट्स की, किसकी, x1 y1 का y1 कोऑर्डिनेट है, तो y1, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y1 होगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए इस जगह से इस जगह तक नहीं तो होकर यहाँ से जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो जगह है ये कितनी होगी, x1 होगी। तो x1 y1 समझ में आ गए, x1 यहाँ से यहाँ तक होगा, y1 यहाँ से यहाँ तक होगा। और यदि हम x2 y2 को देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ यदि एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर मैंने इस पर ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली, ये वाली, ये y2 होगी, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट y2 है यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगी, x2 होगी। तो अब यदि हम इन दोनों को मिला देते हैं, देखिए यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ तो मेरे को एक राइट ट्रायंगल मिल जाता है। तो उस राइट ट्रायंगल में मैं नाम दे दूँ इन पॉइंट्स के, कि मान लीजिए हमने इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया और इसको C नाम दिया। तो ट्रायंगल ABC हमारे पास है और इसको हमने नाम दे दिया P और Q। तो यहाँ से आप देखें कि मैं यदि PQ की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो देखिए ये भी एंगल कितना हुआ, थीटा ही हुआ। तो इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू निकालना है हमको, किसके लिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के लिए। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ कि PQ की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। PQ निकल गया तो मेरा AC निकल जाएगा जो बेस है ट्रायंगल का। देखिए मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये ट्रायंगल AC और ऊपर की ओर क्या है, B है, ये B। मुझे AC निकालना है, तो इस AC की वैल्यू आप देखिए, AC की वैल्यू किसके बराबर है, PQ के बराबर है। ये PQ यहाँ दिख रहा है और PQ क्या है, OQ। देखिए AC इक्वल टू PQ है, देख रहे हैं आप। और PQ की वैल्यू हम देखें तो PQ की वैल्यू देखिए आप OQ माइनस OP है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस AC की वैल्यू किसके बराबर है, PQ के बराबर है। और इस PQ की वैल्यू हम ओरिजिन से देखें या इस पॉइंट से देखें, तो आप इस पॉइंट से भी देखते हैं, इस पॉइंट को भी एक नाम दे दें, आपको इसका भी D नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने D नाम दे दिया इसको यहाँ से, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ से लेके इस कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको,
इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट की वैल्यू, उसमें से इस कोऑर्डिनेट को माइनस कर दूंगा मैं। देखिए मतलब डी क्यू में से किसको माइनस कर दूंगा, डी पी को माइनस कर दूंगा। वही तो डी क्यू, अपन यहाँ डी क्यू ले लेते हैं, ये देखिए डी क्यू माइनस डी पी। तो डी क्यू माइनस डी पी की वैल्यू देखिए आप, डी क्यूब कितना है आपको बताया था मैंने आपको, वो है x2 माइनस x1। तो ये हमारा AC आ गया। और यदि हम BC फाइंड करना चाहते हैं तो देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है, BC फाइंड करने के लिए देखिए आप, ये BC है, देखो यहाँ पे BC दिख रहा है अपने को, ये BC हमारा। तो BC की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस कोऑर्डिनेट से, जो ये कोऑर्डिनेट से यहाँ वाला जो बड़ा कोऑर्डिनेट है उसमें से हम छोटा y कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा। यानी BC को फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए BQ माइनस CQ। तो देखिए और BC को मैं देखूं तो BC वैसी, और BQ की वैल्यू क्या है, देखिए आप B से Q, यहाँ से ऊपर से ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये पूरी, ये कितना है कोऑर्डिनेट y2, और CQ कितना कोऑर्डिनेट है, x वाला है, तो वो क्या है y1। तो यहाँ क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, तो BQ y2 माइनस y1। इस चीज़ को आप पहले क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से गलती होगी तो आपका स्लोप सही नहीं मिल पाएगा। अब इस टेन थीटा में, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है इसका थीटा है, तो इन ट्रायंगल ABC, देखिए इस ट्रायंगल ABC में हम टेन थीटा लेते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन B। सो टेन थीटा P यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC है, और बेस कितना है AC है। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन थीटा BC की वैल्यू आपको देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, BC की वैल्यू y2 माइनस y1 है और AC की वैल्यू x2 माइनस x1 है। ये दोनों वैल्यू अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ आप जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू ये y2 माइनस y1, ये ऐसी टर्म से जो माइनस नहीं होती, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि y2 की पर्टिकुलर वैल्यू में से y1 की पर्टिकुलर वैल्यू हम माइनस कर देंगे, तो एक छोटी y की वैल्यू बचेगी। छोटी y की वैल्यू हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे डिसाइड करते हैं, d से। सो वो हो गया dy, और नीचे इसी प्रकार से हो जाएगा dx। तो देखिए कोफिशिएंट की वैल्यू, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ पे आप देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू जो है स्लोप की टेन थीटा के इक्वल आ गई। तो एक तो ये dy बाई dx टेन थीटा, और एक dy बाई dx आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। ये हमारे डिफरेंशियल के मेन फार्मूले होते हैं, इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। ये जो है ना अभी हमने क्वेश्चन फाइंड किया, इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये स्लोप निकालने के लिए और ये फर्स्ट प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी डिफरेंशियल काफ़ी ईजी रहेगा। मैं अब आपको बता दूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ फार्मूले, जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दिख रहा होगा आपको, ये एक्स की पावर एन हमारा वाई है, तो y की वैल्यू x के टर्म में, तो y की पावर x, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n होगा। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। यानी हम जब डिफरेंशियल में डी बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी कहने का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x की पावर को आगे लाना पड़ेगा और उसमें से एक को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंशियल ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। डिफरेंशियल ऑफ रूट x की वैल्यू 1/2 रूट x होगी। डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x होगा, a टू द पावर x log x log a होगा। इस प्रकार से ये सारे फार्मूले, और फिर ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले यहाँ पे मैंने लिख के रखे। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको पहले बता दूँ कि इन फार्मूलों को याद किए बगैर, ये और नेक्स्ट पेज पे फार्मूले दिए हुए हैं कुछ, इनको याद किए बगैर हम कभी भी डिफरेंशियल को सही सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड है और इन्हीं से चलता है। हाँ मेथड जरूर मैं आपको सिखा दूंगा, तो मेथड सीखना बहुत आसान है, लेकिन फार्मूला ब्रेन में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप बैठ के इनको याद कर लें। एक्चुअली आप क्वेश्चन बना के जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये फार्मूले आपको फटाफट याद होते रहेंगे। बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करना है कि कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैं आपको मेरे नोट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन बना के दे दूंगा, जिसमें आपको क्या रहेगा, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सम मिल जाएंगे, और उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सब तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हमने फार्मूला देखा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं इसमें डिफरेंशियल के, और ये सिंपल एल्जेब्रिक फार्मूले यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 मिनट हम अलग से लेंगे कि वो क्या है, प्रोडक्ट फार्मूला। देखिए प्रोडक्ट फार्मूला मतलब दोनों टर्म हो, डिफरेंशियल ऑफ एक्स के ए और बी दोनों टर्म एक्स की होना चाहिए। देखिए ए भी एक्स का होना चाहिए, बी भी एक्स का होना चाहिए, दोनों टर्म एक्स के हो और दोनों के बीच में इनटू का साइन हो, तो उसका डिफरेंशियल कैसे किया जाता है, तो फर्स्ट टर्म को वैसे रखा जाता है, इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट।
ये इसका प्रोडक्ट फार्मूला कहलाता है। जबकि शर्त तो यही है, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि दोनों टर्म ए और बी किसकी होना चाहिए, एक्स की होना चाहिए। जैसे ए की वैल्यू एक्स हो और बी की ई की पावर एक्स हो, तो ई की पावर में भी एक्स आ रहा है यानी एक्स की टर्म है, तो इन दोनों की जगह हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन फार्मूला होता है कि जब दोनों एक्स की टर्म हो लेकिन दोनों एक दूसरे के अपॉन में आए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए, तो फार्मूले में थोड़ा चेंज होता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो पहले होता है इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये इसका जो है फार्मूला। तो ये दो फार्मूले तो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारा डिफरेंशियल जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ये 11th लेवल का है, जिसमें फिजिक्स में हमको इनको यूज़ करना है। मतलब फिजिक्स में जितना डिफरेंशियल यूज़ हो रहा है वही बता रहा हूँ, उसके आगे का डिफरेंशियल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो फिर हम मैथमेटिक्स में देखेंगे अगली क्लास के लिए जब पढ़ेंगे। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला तो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया है और सिखा भी दिया है। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला ये रहा हमारे पास, जो हमने इसको सीख लिया है। तो फार्मूलों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें, एक प्रोडक्ट फार्मूला, एक क्वोशिएंट फार्मूला, तो ये सारे फार्मूले हमारे पास कलेक्ट हो गए। अब जब आप एक क्या करेंगे, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठेंगे, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे क्वेश्चन के रखेंगे, तो एक पेज पे सारे फार्मूले लिख लीजिए और अपने सामने रख लीजिए। तो जब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने बैठेंगे तो सारे फार्मूले एक पेज पर पहले नोट कर लें और अपने सामने रख लें। जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का कौन सा फार्मूला यहाँ लग रहा है उसको आप देख के फिर सॉल्व करेंगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि फार्मूला आपके ब्रेन में फिट होते जाएंगे, वो फार्मूले सब ब्रेन में फिट होते जाएंगे, फिर डिफरेंशियल काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बस ये जो मैंने आपको लिख के दिए, बस इतने भी आप याद कर लेते हैं, इतने को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 11th में जितना भी आपका डिफरेंशियल है वो सारा कवर अप हो जाएगा और कुछ अपने करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो अब शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से इसको, अब मैंने समझा तो सब दिया आपको, लेकिन मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली इसको कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। देखिए हमसे कहा गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हमें हमेशा यही कहा जाएगा कि वर्ड आपके लिए क्या देंगे, वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, हर बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और जैसे ये वर्ड दिखा आपको कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट दैट इज मीन dy बाय dx, तो हमें ये हमारा y है जो x टू द पावर 7 है, ये हमारा y है, और d बाई dx निकालना है इसका। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट किससे निकलेगा, d बाई dx से। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे d बाई dx x टू द पावर 7। अब फार्मूले पे आप देखेंगे, जब पेज पे फार्मूला देखेंगे तो वो फार्मूला यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n-1। ये फार्मूला वहाँ आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ x है उसकी पावर, जो x पे पावर है तो उस x पे पावर वाला फार्मूला ही हमको यूज़ करना है। पे वो फार्मूला कहता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, देखिए कोफिशिएंट के फॉर्म में आ जाती है, आगे आ जाती है, और उसमें से क्या हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, 1 माइनस कर देते हैं। तो अब यदि हम इस फार्मूले को इस पर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 7 तो आगे आ जाएगा, x अपनी प्लेस पे, 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, दैट इज मीन 7x टू द पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बहुत छोटे से हैं, बस आपको थोड़ा सा फार्मूलों का ध्यान रखना है और इन फार्मूलों के साथ साथ आपकी स्टेप्स बना के चलते जाना है, और आपको बिल्कुल तरीके से। हाँ एक बात और कह दूं कि क्वेश्चन पे जहाँ आप फार्मूला लगा रहे हैं उसके पैरेलल आप फार्मूले को लिख के उन्हें बता दीजिए कि हम इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और उन्हें भी पता रहेगा कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन के अलावा मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, हमें कहा जाए कि d बाई dx ऑफ x की पावर -3 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कीजिए। तो d बाई dx x टू द पावर -3, तो अब क्या करेंगे, फार्मूला तो वही लगने वाला है वापस से, d बाई dx ऑफ पावर है तो x टू द पावर n x टू द पावर n-1। अब यहाँ पे कौन है, n की प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है, n की प्लेस पे हमें दिख रहा है -3, हमें -3 को आगे लाना है, उसी में से -1 करना है। तो ये सब बातें हमें फिर से ध्यान रखना है, हम -3 को आगे ले आए और उसी में से एक -1 कर दिया, तो -3 x टू द पावर -4। आंसर तो ये आ गया है, लेकिन आप इसको अलजेब्रा में और बढ़ा सकते हैं, तो 3 × 1 अपॉन x टू द पावर 4 दैट इज 3 अपॉन x टू द पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप आगे कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ एक चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ जिसमें स्टूडेंट जनरली कन्फ्यूज़ होता है। वो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आया कि d बाई dx ऑफ 3x की पावर 10। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो हमें निकालना ही है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस पूरी टर्म का निकालना है, लेकिन शर्त क्या है, आपको कहा जा रहा है कि डिफरेंशियल कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहा गया है तो आप एक्स के टर्म को यूज़ करेंगे, कांस्टेंट को यूज़ नहीं करेंगे। कांस्टेंट अकेला आता है तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे अकेला कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ 3 होता तो दैट इज जीरो, वो जीरो हो जाता। लेकिन 3 जो है एक्स के साथ आया है और हमें कहा गया है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट को बाहर निकाल कर रखना पड़ेगा, उसे जीरो नहीं करना है। अकेला आएगा कांस्टेंट तो जीरो कर सकते हैं। तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। अब आपको टर्म समझ में आ गई होगी, यहाँ फार्मूला में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तो 10 आगे आ जाएगा और उस 10 में से एक माइनस हो जाएगा, तो 3 10 30 एक्स टू द पावर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कांस्टेंट इस तरह से अलग निकाली जाती है। और भी हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे कहा कि फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 7 log x। अब 7 log x, अब आपको थोड़ा समझ में आने लगा, हमसे कहा है कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो x वाला फंक्शन कौन है, log x। ऐसा नहीं समझना कि x है तो x है, log को बाहर कर दो। x का फंक्शन कौन है, log है, तो log x पूरा रहेगा। लेकिन 7 क्या हो गया हमारे लिए, कांस्टेंट हो गया, तो वो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 7 डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो 7 डिफरेंशियल ऑफ log x फार्मूले से देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/x, 7 1 से 7, यहाँ देखिए 7 को 1 से इंटू कर दिया, अपॉन में x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से सिंगल टर्म का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना मैंने आपको सिखाया। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से पॉलिनोमियल टर्म के हम डिफरेंशियल कैसे करते हैं या कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो मुझे कहा जाए कि फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हेडिंग वही रहेगी, लेकिन इस बार क्वेश्चन कैसा हुआ, देखिए इस बार क्वेश्चन है 2x² प्लस 5 e टू द पावर x प्लस 1। देखिए ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि एक टर्म के साथ प्लस में दूसरी टर्म है, फिर प्लस में तीसरी टर्म है, एक से ज़्यादा टर्म प्लस या माइनस में आ जाए तो पॉलिनोमियल होती है। क्लास 10 में हमने पढ़ रखा है। लेकिन अब हमको डिफरेंशियल पढ़ना है, तो डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स आगे लगा देता हूँ। देखिए ये डी बाई डी एक्स मैंने आगे लगाया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, डी बाई डी एक्स हर टर्म में इंटू करेगा अंदर जाके। ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होती है तो हम सब जानते हैं अलजेब्रा में उस ब्रैकेट के बाहर के टर्म को अंदर के सारी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स को देखिए 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगा, डी बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और डी बाई डी एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखिए आप, तो डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स 2x² है, उसमें 2 कांस्टेंट है। अब ये तो समझ में आ गया होगा कांस्टेंट कैसे पहचानते हैं। जो x ना हो, हम यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं डी बाई डी एक्स से, तो जो x ना हो वो सब हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि डी बाई डी एक्स, तो x छोड़ के सारे अल्फ़ाबेट्स, पूरे 25 अल्फ़ाबेट और सारे नंबर्स, वो सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 2 को बाहर ले लिया। 2 डी बाई डी एक्स x² प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x एंड डी बाई डी एक्स 1, ये हमने ले लिया। अब 2, अब हमारा फार्मूला पता है हमें, x की पावर वाला, पावर आती है आगे और उसमें से क्या हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है। डिफरेंशियल ई की पावर x ही होता है। और देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1, अब x के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ टर्म में x नहीं है, तो x नहीं है तो क्या है, यहाँ पर 1 है, तो वो क्या बन गया हमारे लिए, कांस्टेंट। तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो हमारे पास क्या बच गया, 4x, यहाँ तो 1 बच गया, प्लस ई टू द पावर x। तो पॉलिनोमियल के आंसर जनरली काय में आ जाते हैं, पॉलिनोमियल में ही आ जाते हैं, तो हमारा डिफरेंशियल का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट बात समझ में आ गई किस तरीके से करते हैं। और अभी मैं एक आध एग्जांपल आपको और समझाता हूँ जिससे आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अपन थोड़ा सा अलग और ले लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करो बी ए टू द पावर x एंड सी ई टू द पावर x, ये क्वेश्चन दे दिया हमें। अब यहाँ पर मैंने वही बताया कि डी बाई डी एक्स बाहर लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, डी बाई डी एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इससे डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ बी ए टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स सी ई टू द पावर x। ये तो आपको स्टेप समझ में आ गई होगी। अब फिर वही बात कांस्टेंट के टर्म वाली कि यहाँ पर क्या दिया है, x के टर्म का डिफरेंशियल करना है। देखिए यहाँ पे x की टर्म ये रही मेरे पास, तो ये x नहीं है, तो ये मेरे लिए कौन बन गया है, कांस्टेंट बन गया है। नंबर भी कोई आता तो कांस्टेंट बन गया है, और यहाँ पर b आया है, यहाँ c आया है, तो ये दोनों मेरे लिए क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट बन जाएंगे और हमारी टर्म x के अंदर ही रहेगी। तो अब हम उन कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने b को बाहर निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, और इसी तरह c को बाहर निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x।
अब आप फार्मूले का पेज सामने लेके बैठे हैं, उसमें से आप ये देख रहे हैं, तो शुरू में देखना ये कोई चालाकी नहीं है, ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस को बढ़ाने का तरीका है कि हम उसको देखते रहेंगे, बार बार हमारे आंखों के सामने से वो चीज़ें गुजरती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें याद हो जाती है, ब्रेन में फिट हो जाती है। तो यहाँ डिफरेंशियल ऑफ ए टू द पावर एक्स देखेंगे तो वो फार्मूले में दिखेगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, और सी कांस्टेंट वैसे ही रहेगा बाहर, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल e टू द पावर एक्स होता है। तो ये हमारा आंसर इस प्रकार से बन जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताई। अब यहाँ हम थोड़ा सा क्वेश्चन का ट्रैक चेंज करते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहा जाए फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन e टू द पावर x, या पहले एक काम करते हैं, हम इसको ना लेते हुए पहले लेते हैं x इंटू ई टू द पावर x। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ इन चीज़ों को देखिए जो मैंने सम करा है, इसमें प्लस था तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, सब में प्लस हुआ डी बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ इनटू है तो इनटू में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगा सकते हम। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ए टू द पावर एक्स। ये प्रोडक्ट है देखिए, और मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट फार्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, और दोनों में x होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो दोनों टर्म में x होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रोडक्ट फार्मूला नहीं लगता है। तो फार्मूला क्या कह रहा है हमसे, फार्मूला हमसे कहता है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखिए आगे और डिफरेंशियल कर दीजिए सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन का। ये फार्मूला मैंने रेड में मेंशन कर दिया ताकि आपको दिखे। अब फर्स्ट की जगह कौन दिख रहा है हमें, x दिख रहा है, और सेकंड की जगह हमें कौन दिख रहा है, e टू द पावर x दिख रहा है। तो चलिए अब हम उसको करते हैं, ये फार्मूला उसमें अप्लाई करते हैं। तो डी बाई डी एक्स देखिए, फर्स्ट कौन है x इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड कौन है e टू द पावर x है, प्लस सेकंड फंक्शन कौन है हमारा e टू द पावर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कौन है x है। तो क्या समझ में आया हमको, एक बार x को छोड़ दिया जाता है और सेकंड टर्म का डिफरेंशियल होता है, एक बार सेकंड टर्म छोड़ दी जाती है और फर्स्ट का डिफरेंशियल होता है, दोनों का बारी बारी से डिफरेंशियल होता है, दोनों को एक एक बार छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हम देखें कि x e टू द पावर x का डिफरेंशियल तो क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, e टू द पावर x, और डिफरेंशियल ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूले की लिस्ट से आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ अब और देख लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से है कि log x इंटू log y। अब जल्दी में हमने इसमें कन्फ्यूज़न कर लिया, कन्फ्यूज़ हो गए हम। क्या हुआ कि हम इनटू या प्रोडक्ट फार्मूले के हम सम्स कर रहे थे और ऐसा ही कोई टर्म बीच में अचानक आ गया, तो हमको लगता है कि यार सर ने बताया था कि पॉइंट बीच में है यानी प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, लेकिन मैंने एक बात आपको ये भी बताई है कि जो दोनों टर्म होती है दोनों एक्स की होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए पहली टर्म तो एक्स की दिख रही है आपको, ये देखिए पहली टर्म एक्स की है, लेकिन सेकंड टर्म कौन है, वाई की है, तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो लॉग वाई हमारे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे प्रोडक्ट फार्मूला मत लगाइएगा, इसमें सीधे कांस्टेंट को क्या कर दीजिएगा, बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर निकाल लेंगे तो लॉग वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग वाई डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, तो इसका आंसर बन जाएगा लॉग वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट फंक्शन इस प्रकार से बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको ये 2-3 पैटर्न मैंने बताया, जैसे सिंपल पैटर्न बताया, एक पॉलिनोमियल में बताया, एक प्रोडक्ट का बताया। अब हम एक क्वेश्चन का भी देख लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास sin x अपॉन 10x, और कहा कि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x कहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, फार्मूला हमें क्या कहता है कि यदि आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फार्मूला दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को लिखिए और साथ में डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर कीजिए, बीच में माइनस का साइन लगाइए, फिर न्यूमरेटर को लिख दीजिए और इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए। ये फार्मूला याद रखना है, ये प्रोडक्ट फार्मूले का ठीक अपोजिट चलता है। यहाँ बीच में देखिए माइनस साइन आ जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि थोड़ा सा उससे अलग जाता है ये। तो यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ इस हमारे टर्म पर। तो साइन एक्स कौन है, हमारा न्यूमरेटर है, पर हमें पहले किसको रखना है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर रखना है तो पहले डिनोमिनेटर रखेंगे 10x
इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स माइनस फिर न्यूमरेटर की जगह साइन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स। देखिए मैंने आपसे अभी कहा था, और अपॉन में हमें किसका स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का, मतलब 10x का होल स्क्वायर कर देना है। एक बार फिर बता दूं कि पहले 10 छूटता है तो साइन का डिफरेंशियल होता है, फिर साइन छूटता है 10 का डिफरेंशियल होता है, बीच में माइनस साइन रखता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग इसको मैंने बताया आपको। अब 10x का डिफरेंशियल तो करना नहीं है, हमें एक बात ध्यान देना है स्टूडेंट्स की। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स सोचते हैं 10x आया, इसका डिफरेंशियल की लिस्ट देख ली और 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर एक्स लिख दिया। नहीं, उसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा है क्या? नहीं, जिसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा है यानी उसी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो 10x के आगे तो लिखा नहीं है, तो हम 10x को 10x ही लिख देंगे। हाँ देखिए, अलबत्ता यहाँ साइन के आगे जरूर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे, तो साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो वो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, वैसे रखेंगे। और डिफरेंशियल ऑफ 10x करना है तो डिफरेंशियल 10x से आता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन फार्मूला इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए मैंने आपको प्रोडक्ट फार्मूले का भी सम बताया, इसमें भी एक और कर लेते हैं हम अभी। जिससे मान लीजिए हमें कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब न्यूमरेटर में कौन है, रूट एक्स है। चलिए हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ है, हाँ इंटू नहीं है सॉरी। तो पहले हम लिखेंगे लॉग एक्स को, लॉग एक्स डिनोमिनेटर है, डिफरेंशियल ऑफ क्या होगा, रूट एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर फिर ऊपर, यहाँ पर कहाँ देखिए न्यूमरेटर, पहले डिनोमिनेटर लिखना फिर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर लॉग एक्स से डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस लगाना है अब हमें बीच में, और फिर किसको रखना है, न्यूमरेटर को, वो है रूट एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, वो क्या है हमारा लॉग एक्स। और पहचानना ऐसे चाहिए कि एक बार छूटता है एक बार डिफरेंशियल होता है। देखिए जैसे लॉग एक्स छूट गया तो रूट एक्स का डिफरेंशियल हो रहा है, फिर रूट एक्स छूट गया तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो रहा है। ये बात हमें देखना चाहिए और पूरा तरीके से इसको समझ लेना चाहिए। तो लॉग एक्स डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1/x अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसे बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हैं, ये मैंने 2 चीज़ें आपको और बता दी अलग से। एक टर्म और बची है जो उसको देख लेते हैं हम कि वो कैसे और किया जाता है। देखिए अब असल में क्या होता है, कई अभी हमने जैसे डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस स्पीड को पढ़ा है। उसके अंदर हमें इक्वेशन दी जाती थी, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे होती थी, तो वो होती थी टी के टर्म में। जैसे मैं आपको बता दूं s = 2t² + 5। अब इसका हमको डिफरेंशियल करना होता था। अब ये हमें कोई नहीं बताएगा कि हमको डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डेफिनेशन से हमको ये क्लियर हो जाता है कि हमें एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उसके डेफिनेशन में ये कहा गया है कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें जितनी जो वेलोसिटी है वही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो वो निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, जो इक्वेशन के अंदर हमें वेरिएबल दिया है उसकी टर्म में। तो डिफरेंशियल का वेरिएबल कौन है, टी। तो हमें इस बार डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी टी, न कि डी बाई डी एक्स, और एस लेना होगा, और यहाँ डी बाई डी टी 2t² + 5। अब बाकी जो हमने सीखा वो एज इट इज ही है, डी एस अपॉन डी टी। यहाँ से कांस्टेंट कौन है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ टी। अब पहचान में आने लगा। आप देखिए आपको कि यहाँ डी बाई डी टी दिखा है तो यहाँ टी दिखेगा, यहाँ जैसे डी बाई डी एक्स है तो आपको एक्स दिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए डी बाई डी एक्स यहाँ पे है तो एक्स दिखेगा, यहाँ डी बाई डी एक्स है तो एक्स दिखेगा, नहीं एक्स की टर्म दिखेगी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टी है तो टी की टर्म दिखेगी। अब यहाँ डी बाई डी टी ऑफ 5। अब सिंपल वही जो हमने सीखा है, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 वैसे रहा। t² का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, t2 - 1, लेकिन 5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ds अपॉन dt की हमारी टर्म आ जाती है 4t। तो इस प्रकार से हम ये टर्म को भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब कभी कभी ऐसा रेयरली 11 में एक चीज़ और भी पूछ ली जाती है और कहीं यूज़ हो जाती है, वो देख लेते हैं। अभी हमने ये देखा कि डिफरेंशियल ऑफ, मान लीजिए हमसे कहा कि साइन एक्स, तो हम फार्मूले से बता देंगे कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है।
तो डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। लेकिन बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि फाइंड, देखिए मैं आपको अलग से लिख के बताता हूँ, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट with respect to x, find differential coefficient with respect to x of sin e to the power x, ये फंक्शन आ जाए। मैंने ब्रैकेट लगा के रखा है यहाँ पे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ब्रैकेट लगा के दे। अब हमसे विथ रिस्पेक्ट टू x कहा है, तो d बाय डी एक्स ऑफ साइन e टू द पावर x। अब यहाँ हमें देखना है कि x की टर्म है यहाँ पर, देखिए आप कि ये d बाई डी एक्स है, तो x की टर्म हमारे पास है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो फार्मूला कहता है कि साइन x उसका डिफरेंशियल कॉस x है, तो साइन x की प्लेस पे जो होगा वही यहाँ पीछे x की प्लेस पे आएगा। जैसे साइन x है तो यहाँ x है, तो यहाँ e टू द पावर x है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस e टू द पावर x हो जाएगा, कॉस e टू द पावर x हो जाएगा। लेकिन असल में वो x नहीं था, कौन था, e टू द पावर x था। तो x के प्लेस पे जो भी आता है, ये सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ये यूवी वाली मेथड नहीं जो कंफ्यूज करती है। सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ डायरेक्ट करने के लिए कि साइन e टू द पावर x, देखिए एक बार और समझा दूँ कि यहाँ यदि x है तो फार्मूले में cos x है तो cos भी लिख दिया, यहाँ यदि e टू द पावर x है तो e टू द पावर x भी लिख दिया, तो फार्मूला तो अप्लाई हो गया। लेकिन असल में फार्मूला कहता है कि x वाले के लिए ये अप्लीकेबल है, तो x की जगह पे x होगा तो ही आएगा, लेकिन x की जगह कोई और आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, उसका डिफरेंशियल एक बार और कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, cos e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। अब इस e टू द पावर x को आगे रख दीजिए, e टू द पावर x cos e टू द पावर x, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमें कहा जाए कि d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर 5x को फाइंड कीजिए। अब यहाँ दिख रहा है हमें फार्मूला मालूम है कि d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है। तो यहाँ x क्या कह रहा है हमें कि आपके पास यदि टर्म आती है और x की टर्म है तो x को आप डायरेक्टली e टू द पावर x को e टू द पावर x से लिख दीजिए। अब यहाँ पे e टू द पावर 5x आ रहा है, तो x की प्लेस पे कौन आ रहा है, 5x। ये ध्यान दीजिए, मेरे इस सेंटेंस को ध्यान रखना कि x की प्लेस पे कौन आ रहा है, तो x की प्लेस पे आ रहा है 5x। तो हम क्वेश्चन का आंसर तो उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे जो फार्मूला कहता है कि e टू द पावर 5x आप e टू द पावर 5x लिख दो। लेकिन x की प्लेस पे कौन आ रहा है, 5x, उसका एक बार वो डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल ऑफ 5x। तो e टू द पावर 5x और 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर तो e टू द पावर 5x वैसे रहा 5 और x का डिफरेंस क्या था 1। अभी 5 1 से 5 कांस्टेंट को हमेशा आगे लिख देना चाहिए, x के टर्म को पीछे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये भी कभी केस आया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब एक लास्ट चीज़ और बची, वो आप देख ले तो आपको पूरा परफेक्शन इसमें आराम से आ जाएगा, क्योंकि सारी टर्म सारी चीज़ें मैंने बता दी। और वो लास्ट जो चीज़ है, वो हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव किया था, जो क्वेश्चन फर्स्ट में किया था हमने, देखिए मैं एक बार याद दिला दूं आपको। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में हमने ये यहाँ पर आकर देखिए, अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। इस फर्स्ट प्रिंसिपल की यूटिलिटी क्या है हमको वो देखना है, तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करके देखेंगे कि इसकी यूटिलिटी क्या है। अब देखिए मैंने आपसे कहा, देखिए कि इतने सारे फार्मूले हैं हमको याद करना है। ये सब फार्मूले जैसे डिफरेंशियल ऑफ x 1 है, x टू द पावर n x टू द पावर -1 है, डिफरेंशियल ऑफ साइन x जो है वो cos x है। तो ये सब चीज़ें आएगी तो कैसे आएगी, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से ही आती हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ही हमें बताता है कि इसका वैल्यू कैसे आएगा। तो जैसे देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लें। क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसा साफ लिख देगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से करना है आपको, नहीं तो हम तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डायरेक्ट ही cos x लिख देंगे। तो केवल एक लाइन के फार्मूले के हमें कोई 3 नंबर थोड़ी देगा, 2 या 3 मार्क्स कैसे देगा जब हम उसको पूरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये हमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन हमारे पास होता है वो क्वेश्चन हमारा फंक्शन बन जाता है, वो हमारा एफ बन जाता है। ध्यान देना, जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ड आएगा और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन हमेशा क्या बन जाता है, एफ बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये हमारा फंक्शन बन गया साइन एक्स। ठीक है, अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल को लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच
और ये कोण किसके बराबर है, ये हमारे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के बराबर है। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन कि हमसे कहा गया कि फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशियल निकालना है, तो ये हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स सॉल्व करके देगा हमको ये फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि एफ एक्स साइन एक्स है, तो देखिए मुझे कौन सी वैल्यू मिल गई, एफ एक्स की वैल्यू मिल गई जो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं मिली अभी एफ एक्स प्लस एच। तो हर बार हमें कौन सी वैल्यू दी जाएगी, एफ एक्स की, यानी क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो हमारे हमेशा कौन सा होगा, एफ एक्स होगा, और हमें हर बार फाइंड कौन सी करना होगी, एफ एक्स प्लस एच। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ एफ एक्स प्लस एच कैसे निकालेंगे। देखिए आप, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे दिया हमें, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ मुझे इस जगह पर देखिए ये x की प्लेस पे x प्लस एच चाहिए, देखिए तो मैं इस x की प्लेस पे x प्लस एच रख दूंगा, तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस एच आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए x की प्लेस पे x प्लस एच लिखता हूँ, तो यहाँ पर साइन x प्लस एच आ जाता है। अब ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई, तो मैं उनको पुट कर देता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल में, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू देखिए, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मेरी क्या है, साइन एक्स प्लस एच, वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इस एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है साइन एक्स, अपॉन में क्या है, अपॉन में एच है। अब यहाँ स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिएगा कि लिमिट दी है एच टेंड्स टू 0, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर रहा हूँ फार्मूले को आपके लिए, देखिएगा आप, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इस फार्मूले को यहाँ लगा देंगे हम, और हम देख रहे हैं कि सी की प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है, एक्स प्लस एच, और डी की प्लेस पर क्या दिख रहा है, एक्स, क्योंकि साइन के पीछे जो है वो सी है और नेक्स्ट साइन के पीछे जो है वो डी है, तो यहाँ सी कौन है, एक्स प्लस एच है, और डी क्या है, एक्स है। ये फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ फार्मूला जैसे अप्लाई करेंगे 2 cos सी प्लस डी ने एक्स प्लस एच सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, अब यहाँ आप देख रहे हैं x और x दोनों प्लस हो रहा है, तो वो हो जाएंगे 2x प्लस एच अपॉन 2, और यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि x से x कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बच रहा है साइन h, और इन सब के अपॉन में क्या बच रहा है, h बच ही रहा है, जो ये कौन सा वाला h, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो h, वो h हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो हम उसको h को भी यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2, ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये कहीं से मैं नीचे ले आऊँ, या फिर ये कहें आप कि इसे नीचे न लाऊं, सर इसको आप अपने तरीके से कीजिए, तो देखिए मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 अलग कर देता हूँ, लिमिट अलग दे देता हूँ, h टेंड्स टू 0 कौन से फंक्शन को, साइन h अपॉन 2 अपॉन एच। देखिए मैंने क्या किया, आप इस स्टेप को ज़रा समझ लीजिएगा, यहाँ पर फंक्शन में ये एक अलग फंक्शन है और दूसरा फंक्शन इनटू में है, लेकिन लिमिट का रूल है कि दोनों फंक्शन इनटू में हो तो भी लिमिट अलग अलग दे सकते हैं। तो देखिए इसको भी लिमिट दे दी मैंने और इसको भी लिमिट दे दी और यहाँ h रख दिया। अब एक फार्मूला होता है साइन h अपॉन एच 1 होता है, तो इसमें h अपॉन 2 है, तो मुझे यहाँ h अपॉन 2 करना पड़ेगा। h अपॉन 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आगे क्या कर लेते हैं, इसमें लिमिट दे देते हैं भाई पहले वाले में। तो यहाँ h टेंड्स टू 0 लिमिट लगा रहा हूँ मैं। लिमिट लगाने का मतलब ये होता है कि जहाँ भी h दिखेगा वहाँ पे मुझे क्या रखना है, 0 रखना है। देखिए h लिमिट लगाऊंगा मैं, तो जहाँ फंक्शन में हमको h दिख रहा है वहाँ हम 0 रख देंगे। तो कॉस के फंक्शन में बिना डरे लिमिट लगा देनी चाहिए। तो 2 cos, ये देखिए 2 cos 2x प्लस 0 अपॉन 2, और यहाँ पर ये जो 1/2 है कौन सा, ये 1/2 कौन सा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये 1/2, ये 1/2 इसको बाहर निकाल लें। तो यहाँ हम 1/2 को बाहर निकाल लें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लिमिट में हम सॉल्व कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप देखिए यहाँ आप खुद ही देख पा रहे हैं कि ये 2x से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos x। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ उसे, देखिए 2 cos x, और फिर क्या बचा आगे, इंटू 1/2
इंटू 1/2, और जो बचा हुआ टर्म है मैं फिर लिख लेता हूँ, लिमिट h अप टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। फार्मूला हमें कहता है कि लिमिट h टेंस टू 0 या x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ क्या एक खास बात याद रखने की होती है कि यहाँ जो टर्म लिखी है x, वही साइन के साथ यहाँ तीनों जगह तीनों प्लेस पे सेम टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ की टर्म हम बदल सकते हैं, यहाँ की बदल सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की टर्म तो ट्रिग्नोमेट्री की खुद की है, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो h/2 करना था तो मैंने 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करके मैंने टर्म तो बना लिया, लेकिन लिमिट कुछ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट में दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप देखें कि इस 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया cos x, और यहाँ बन गई लिमिट h/2, 0 के अपॉन समथिंग है तो वो 0 ही होगा, और साइन h/2 अपॉन h/2। अब स्टूडेंट्स ये वाली जो टर्म है पूरी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया 1, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा cos x इंटू 1 दैट इज cos x। मतलब क्या देखा हमने, सब स्टेप्स के बराबर। देखिए यहाँ पर कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, ये देखिए यहाँ से हम लिखते चल रहे थे जिसको मैंने डैश में लिया था यहाँ पे, और डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है, cos एक्स के बराबर। ये हमने फार्मूले में पढ़ा है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का ऐसा यूटिलाइजेशन होता है जिससे हम हर एक का डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स मैंने जितनी डिफरेंशियल की जितनी ज़रूरी टर्म्स है तो वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए। बस आप क्या कीजिएगा, जो नोट्स में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, बहुत से क्वेश्चन बना के दिए उसमें, उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और खास करके फार्मूले को लिस्ट आउट करके इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। इनको बार बार सम के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का डिफरेंशियल कैलकुलस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना और उसके इंट्रोडक्शन की सारी टर्म्स। सो देखते हैं बिना देरी के इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस को मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंटीग्रल कैलकुलस एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशियल कैलकुलस की। जैसे जहाँ प्रोडक्ट होता है वहाँ डिवाइड, जहाँ डिवाइड होता है वहाँ प्रोडक्ट, इस तरीके से कंसेप्ट पूरे चेंज हो जाते हैं। जो आंसर होता है वो क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन जो है वहाँ आंसर का फॉर्म ले लेता है। अब देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ हमने कुछ फार्मूले लिए हैं बच्चों, ये फार्मूले हमने डिफरेंशियल से ही लिए हुए हैं, लेकिन डिफरेंशियल से कैसे इंटीग्रेट होता है देखिए आप। एक्स टू द पावर एन, आपको याद होगा कि एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल हम करते थे एन एक्स की पावर एन माइनस 1, पावर जो होती थी इनटू में आती थी और पावर में से -1 हो जाता था। यहाँ पे इंटीग्रल जब हम कर रहे हैं तो इंटीग्रल का सिंबल आप देख रहे हैं एस, ये समेशन इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल का एक फार्म इस तरह से सिंबल होता है जिसको हम इस तरह से कहते हैं, और साथ में dx लगा होता है, ये पूरा इंटीग्रल माना जाता है। तो देखिए ये सिंबल लगा हुआ है और dx है और x टू द पावर n टर्म है। जबकि डिफरेंशियल में क्या देखा था आपने कि d/dx हम आगे रखते थे इंटू x टू द पावर n, तो वहाँ सिर्फ एक ही टर्म होती थी d/dx और क्वेश्चन को रख दिया जाता था। यहाँ पर क्या है, दो हमें सिंबल लेना है, एक तो इंटीग्रल का सिंबल लेना है और एक जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो dx हमें या dy लेना है और बीच में हमें क्वेश्चन को रखना है। तो यहाँ देखिए आप इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, तो वहाँ पावर क्या होती थी, इनटू में आती थी, यहाँ देखिए डिवाइड में आ गई। वहाँ पावर में से 1 माइनस होता था, यहाँ पावर 1 प्लस होने के कारण फार्मूला पूरा चेंज हो जाता है। तो ये फार्मूला तो हमें याद ही रखना है, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो डिफरेंशियल से रिवर्स जा रहा है, उल्टी तरफ जा रहा है। डिफरेंशियल ऑफ x 1 होता था तो इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। डिफरेंशियल ऑफ log x 1 अपॉन x होता था तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x ही होता, क्योंकि डिफरेंशियल भी e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता था। a टू द पावर x के डिफरेंशियल में आप देखें कि आपको यदि फार्मूला याद है तो a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a टू द पावर x इंटू लॉग है, और यहाँ पे हमने इंटीग्रल किया है तो इंटू के बजाय अपॉन में आ जाता है, a टू द पावर x अपॉन लॉग है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता था, 0 होता था, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कांस्टेंट का इंटीग्रल हम जब कर रहे हैं तो उसके साथ x जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो टर्म आ जाती है cx। यदि आप dy करते हैं तो यहाँ y आ जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए कि साइन का इंटीग्रल, साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स में हम देखते थे कि इनका डिफरेंशियल क्या होता था, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे सारे जो इंटीग्रल के जो डिफरेंशियल के फार्मूले इस तरह से बन जाते हैं, ये आप सब देख पा रहे हैं अच्छे से कि सारे ये हमको पता था कॉस का डिफरेंशियल ये होता है, टेन का डिफरेंशियल ये होता है, कॉट का डिफरेंशियल ये होता है, सेक का ये और कोसेक का ये। अब जो हमारा आंसर था डिफरेंशियल, उसी का इंटीग्रल हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी। यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स। अब यहाँ एक बात आप देख रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि साइन कॉस और टेन का भी इंटीग्रल होता है, लेकिन हमें 11 के लिए जितना ज़रूरी है उसके लिए ज़रूरी सारे फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो साइन और कॉस दिख रहा है, टेन गायब हो गया, मतलब हर टर्म का इंटीग्रल हमें शुरू में नहीं मिल पाता है। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स,
तो cot स्क्वायर एक्स का कोसेक एक्स, जबकि आप देखेंगे कि हमने देखा था tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, tan x होगा। कोसेक एक्स का इंटीग्रल cot स्क्वायर एक्स होता है, तो cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कोसेक एक्स होगा। सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू tan x होता है, तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स tan x क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। कोसेक एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस ट्रांसफर होकर कोसेक एक्स पर चला जाएगा। अब वहाँ पर हमने डिफरेंशियल फार्मूला जो पढ़ा था प्रोडक्ट में, तो a इंटू बे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए पढ़ा था, वो बहुत सिंपल था। यहाँ थोड़ा सा प्रोडक्ट फार्मूला अलग है जिसको हम बाय पार्ट्स कहते हैं, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट फार्मूले को देख रहे हैं, a डॉट बी इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। मतलब खास बात क्या देखने में आ रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि इंटीग्रल हमेशा बी वाले फंक्शन का ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे बी वाले फंक्शन का, यानी हमें इस फार्मूले में थोड़ी एक केयर रखना है कि जिसका इंटीग्रल हमें पता हो उसे हम सेकंड टर्म मानेंगे। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ये बी को आगे रख देते हैं। अब हम उस क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे ले जाते हैं, तो हमें ए टर्म मिलती है और ए का हमें इंटीग्रल पता ही नहीं होता। इसलिए हम ए को हमेशा वो टर्म मानेंगे जिसका सभी का डिफरेंशियल होता है, और बी हमें उसका मानना है जिसके सभी के इंटीग्रल होते हैं। खैर क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी तक फार्मूला देख लें आप अच्छे से। तो रही बात, अब मैं इसको शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि आपको इंटीग्रेट करना होता है, लेकिन कुछ लिमिट्स के अंतर्गत करना होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स है और आप उसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, डी एक्स भी लगा दिया, क्योंकि इंटीग्रल के साइन के साथ डी एक्स लगाना भी ज़रूरी है। देखिए ये इंटीग्रल का साइन है और ये डी एक्स है, इसको दोनों को लगाएंगे, बीच में हम क्वेश्चन को रखेंगे। इन दोनों के बिना अधूरा है इंटीग्रल, हमारा आंसर सही नहीं जाएगा, क्वेश्चन की मतलब मेथड भी सही नहीं हो पाएगी। तो हम एफ एक्स कर रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, लिमिट होती है, जैसे ए टू बी। ये ए जो है ये लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट, और ये ऊपर वाली जो होती है वो अपर लिमिट कहलाती है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको समझ में आ गई। लोअर लिमिट कहाँ रखते हैं, हम हमेशा नीचे रखते हैं, और अपर लिमिट हमेशा ऊपर की ओर रखते हैं। अब यदि हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं, तो एफ एक्स का इंटीग्रल मान लीजिए हमारा एफ एक्स आया, तो ये एफ एक्स आएगा, तो इसके ऊपर ब्रैकेट पे वही लिमिट लगा देंगे जो लोअर और अपर है। तो लोअर की प्लेस पे लोअर लिमिट लग जाएगी, बट राइट हैंड साइड में लगेगी। देखिए आप यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट है क्वेश्चन के, और यहाँ आंसर के राइट हैंड साइड में लिमिट है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा एफ, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे एफ बी। देखिए यहाँ से ये एक्स की प्लेस पे हम रखेंगे बी, पहले अपर लिमिट एक्स की प्लेस पे रखना है, बीच में लगाना है माइनस, और फिर लगाना है हमको लोअर लिमिट यहाँ से। तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। देखिए तो आप जब भी डेफिनेट इंटीग्रल को करेंगे तो उन्हें दो फिक्स वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाएगी, हमें लिमिट दी जाएगी, उनके अंतर्गत ही करना होगा। जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में इस प्रकार की कोई लिमिट हमें नहीं मिलने वाली। तो हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन आज करने वाले हैं। पहले हम इंडेफिनेट इंटीग्रल को सीख लेंगे। हम इंडेफिनेट इंटीग्रल को सीख लेंगे बच्चों, तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना इसको, तो बहुत आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इसमें। और ये बात आपको और कह दूँ कि 11th के साथ ये 12th में भी हमारे साथ रहेगी, और उस क्लास में भी हमें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अभी से इसको परफेक्ट कर लीजिए, तो आगे जाके परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको मैंने फार्मूला बता दिया डेफिनेट इंटीग्रल का। मैं पहले आपको सिखाऊंगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के लिए हम करते हैं शुरू। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को पहले ले हम, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होती। मैंने आपसे कहा, जैसे हमसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। तो अब क्वेश्चन हमें क्या दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया, तो क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि आप x टू द पावर 5 को इंटीग्रेट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रल का सिंबल आगे लगा दिया, और x का रिस्पेक्ट है तो यहाँ dx लग जाएगा। यदि उन्होंने कहा हमें कि y के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो हम यहाँ लगा देंगे dy। यदि उसने कहा m के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो m के रिस्पेक्ट में तो यहाँ dm हो जाएगा। बाकी कंडीशन वो की वही होती है कि यहाँ पर dx है, तो यहाँ x वाली टर्म में अंदर रहेगी, बाकी सब कांस्टेंट बन के बाहर निकल जाएंगे। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल या डिफरेंशियल करते हैं, उस रिस्पेक्ट का टर्म हमारे सिंबल के पीछे होता है, बाकी सब कांस्टेंट बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ तो कोई कांस्टेंट है नहीं हमारे पास, x टू द पावर 5। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि अब जब आप इसको इंटीग्रेट करने की शुरू करेंगे, तो फार्मूला नंबर 1 को यूज़ करेंगे। वो फार्मूला ये है कि x टू द पावर n dx,
इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ध्यान रहे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हम डिफरेंशियल करके अभी अभी आए हैं। तो डिफरेंशियल में हमने देखा है कि x टू द पावर n होता है तो nx टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है, लेकिन हम यहाँ इंटीग्रल कर रहे हैं तो इंटीग्रल कह रहा है कि आपको जिस पावर पर इंटीग्रल करना है x की, वो पावर 1 प्लस कर लेती है और वही अपॉन में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, x टू द पावर 5 प्लस 1, क्योंकि n की प्लेस पे क्या है हमारे पास 5 है, अपॉन 5 प्लस 1। देखिए यहाँ n की प्लेस पे हमारे पास कौन सी टर्म है, 5 है, तो यहाँ n प्लस 1 कहाँ है, तो यहाँ 5 प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन में भी n प्लस 1 है तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 6 अपॉन 6, और आप एक कांस्टेंट भी लगा दें प्लस में c, तो भी इस आंसर को सही माना जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट c का यूज़ हो जाता है। तो आप केवल x टू द पावर 6 अपॉन 6 भी लिखें तो भी ठीक है आंसर, प्लस c लिखें तो भी ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से हम छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ से अब हम दूसरे और भी आगे के टर्म्स इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमको कहा गया कि ए बी ई टू द पावर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट का सिंबल लगा दिया, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो पीछे dx लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया कि x लगा है जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो उसकी ही टर्म अंदर रहने वाली है, बाकी सब बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर बाकी सब में कौन कौन है, a और b है, जिसमें x प्रेजेंट नहीं है तो हम a और b को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए a b मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ रहेगा e टू द पावर x dx। अब हम e टू द पावर x का इंटीग्रल करेंगे तो हम सब जानते हैं कि e टू द पावर x का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या एक बहुत बहुत ज़रूरी बात आ रही है बच्चों, कि आप हमें फार्मूले आप सबसे पहले बढ़िया कर लें, प्रैक्टिस करें ना, कुछ सम की प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूले अपने आप याद होने लग जाएंगे। और फिर भी एक पेज पर सारे फार्मूले लिख के अपने सामने रखें और कंटिन्यू सम करते समय उनको यूज़ करें, तो देखने में भी काफ़ी फार्मूले हमें याद हो जाते हैं। तो फार्मूले को जरूर मेंशन करें जिस स्टेप में आप यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने जहाँ पे जिस स्टेप पे मुझे फार्मूला लगाना है उसके पैरेलल स्टेप में मैंने राइट हैंड साइड में उस फार्मूले को लिख दिया है, ताकि उनको समझ में आ सके कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर रहा है, तो उन्हें चेक करने में भी ठीक रहता है और एक अच्छी क्वालिटी भी हमारे अंदर आ जाती है, और उन्हें भी इस बात की खुशी होती है कि स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है। अब यहाँ पर देखिए ए बी ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ये हमने ई टू द पावर एक्स यहाँ पर लगा दिया, देखिए ई टू द पावर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए अब मैं अगले पैटर्न पे लेता हूँ, ये एक पैटर्न था सिंगल टर्म का, अब हम पॉलिनोमियल टर्म पे लेते हैं। तो पॉलिनोमियल टर्म पे लेंगे तो क्वेश्चन कैसा देगा वो क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मान लो ऐसा लिख दिया कि 2x प्लस ई टू द पावर x प्लस 5, ये एक टर्म दे दी। अब यह कहा कि इसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने अभी भी सीखा है कि विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा और पीछे की ओर dx लगाना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने डिफरेंशियल में आपको एक बात सिखाई थी कि जब भी पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, प्लस माइनस में टर्म्स आ जाती हैं, तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं, वो लगा के नहीं देंगे, हम उसको लगा लेंगे। तो ये ब्रैकेट हमने लगा लिया। अब ब्रैकेट लगा लिया, जैसे डी बाई डी एक्स को बाहर रखा था और ब्रैकेट के बाद डी बाई डी एक्स मैंने सब सारे टर्म्स के अंदर, जैसे डी बाई डी एक्स यहाँ होता था तो डी बाई डी एक्स इसको भी दिया, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको भी दिया। तो इस प्रकार से हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेट है, इंटीग्रेशन के साथ हमें डी एक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि देखिए मैंने इंटीग्रल का सिंबल लगाया पहले, यहाँ पर ये इंटीग्रल लगाया मैंने और 2x लिखा। तो केवल इंटीग्रल और भी नहीं दिया, पीछे से dx भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक बार इंटीग्रल का सिंबल देना है, पीछे से dx देना है। एक बार देख लीजिए फिर से, इस 2x को मैंने इंटीग्रल का सिंबल भी अंदर पहुंचा है और dx भी यहाँ से दिया। अब ऐसे इंटीग्रल का सिंबल में ax को भी दूंगा और उसके साथ भी dx को दूंगा, फिर इंटीग्रल का सिंबल 5 को दूंगा और फिर dx को भी 5 को दूंगा। तो यहाँ आप देखिए क्या होगा, यहाँ मैंने फिर इंटीग्रल का सिंबल e टू द पावर x को दे दिया और साथ में dx भी, क्योंकि ये dx देना इसलिए जरूरी कि इंटीग्रल में ये पता लगता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं। प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 dx, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ आप देख रहे हैं, आपको सिखाया था कि कांस्टेंट को बाहर निकालना है। x की टर्म है dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x की टर्म तो 2 कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं। ये 2 बाहर निकाल दिया, x dx, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, e टू द पावर x dx, और 5 तो खुद ही कांस्टेंट है अपने आप में, 5 को बाहर ले लिया तो 1 dx, और 1 का इंटीग्रल हमें पता है कि 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे 2, लेकिन x की पावर डिफरेंशियल में क्या आती है, 1 होती थी, तो हम डिफरेंशियल ऑफ x 1 कर देते थे। लेकिन यहाँ इंटीग्रल है तो यहाँ इंटीग्रल में यही फार्मूला यूज़ होगा जो मैंने यहाँ पे किया है ऊपर की ओर। जैसे मैं आपको साइड में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको दिख जाए उस चीज़ को। ये देखिए भैया लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n
डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पर x की पावर कुछ दिख नहीं रही स्टूडेंट्स हमें, तो x की पावर कुछ नहीं होती तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कुछ पावर नहीं होता हम उसको 1 कंसिडर करते हैं। अब 1 पावर है तो ये फार्मूला किस तरीके से हो जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, ये फार्मूला लग गया। हम सब जानते हैं e टू द पावर x का इंटीग्रल तो e टू द पावर x ही होता है, वो रख दिया हमने। 5 पे हमने रख दिया कांस्टेंट, और इंटीग्रल ऑफ 1, देखिए यहाँ इंटीग्रल ऑफ 1 दिख रहा है हमें, तो इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है, x होता है। वो फार्मूला मेंशन कर दीजिए साइड में कि इंटीग्रल ऑफ 1 dx क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इसको प्लस मतलब x 5 तो ले चुके हैं, और यहाँ क्या ले लेंगे x, ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। इसको और आगे स्टेप ले सकते हैं, 2x टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर x प्लस 5x। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा हुआ हमारा आंसर। तो आपने दूसरा पैटर्न सीख लिया कि यदि हम पॉलिनोमियल टर्म होती हैं उसके अंदर इंटीग्रल लेंगे तो किस तरीके से इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं हम। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि इंटीग्रल में यहाँ पर बाय पार्ट्स के सम आने लगते हैं। जैसे बाय पार्ट्स के सम मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 2x की टर्म है, x की टर्म 2 कैसे, एक तो e की पावर x है तो वो x की टर्म मानी जाएगी, इनटू में x है वो भी x की टर्म मानी जाएगी। तो इनमें इनटू का साइन लगा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, और प्रोडक्ट फार्मूला जो होता है वो किसके थ्रू होता है, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। तो उसको याद रखिएगा, मैं आप बोल के बता रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चाहे तो मैं आपको पहले लिख के देता हूँ उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ताकि आपको याद रह जाएगा कि ये सम कहाँ देखे जाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब भी क्वेश्चन में आपको मान लो टीचर ने कह दिया कि आप ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कीजिए, तो मतलब समझ लो टीचर ये कहने वाले हैं इनडायरेक्टली कि प्रोडक्ट फार्मूला आपको यूज करना है। तो ऐसे टर्म्स अपने को याद रख लेनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन हमको दे दिया जैसे x e टू द पावर x और रिस्पेक्ट है x का dx। तो देखिए यहाँ पर जो 2 टर्म हमें दी है, x वो फर्स्ट है और e टू द पावर x सेकंड, दोनों में x है, तो ये प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। तो प्रोडक्ट फार्मूला मैं लिख के आपको बता देता हूँ यहाँ साइड में। देखिए कभी कहा जाए कि इंटीग्रल ऑफ a इंटू बी दोनों x की टर्म हो, तो फर्स्ट फंक्शन a वैसा ही लिखना है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड कर देना है, माइनस बड़ा इंटीग्रल का सिंबल बनाना है, फिर ब्रैकेट डालना है, dy dx ऑफ a इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हमें फार्मूला याद करने में सहूलियत हो जाती है इस तरह से, और सबका इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में dx, ये फार्मूला आप याद रख लें। तो ये फार्मूला याद रख लें तो आपको करने में बहुत आसानी होगी। अब इसमें मैं फिर आपको याद दिला दूं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पर एक खास इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जिसको आप देखिए यहाँ पे जो सेकंड टर्म होती है b, मतलब यहाँ e टू द पावर x, सेकंड टर्म का ही इंटीग्रल हो रहा है। देखिए आप यहाँ ध्यान से फार्मूले के अंदर आप देख रहे हैं कि सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफरेंशियल फर्स्ट टर्म का हो रहा है। तो डिफरेंशियल तो हर टर्म का हमको पता होता है, लेकिन हर टर्म का इंटीग्रल हमें पता नहीं होता। इसलिए इंटीग्रल की वो टर्म भी आप हमेशा सावधानी से लीजिए, हमेशा बी उसी टर्म को मानिए जिसका इंटीग्रल आपको पता हो। कभी कभी आपको लगेगा कि यार मुझे बी का इंटीग्रल पता नहीं लेकिन ए का इंटीग्रल पता है, तो इसको ए डॉट बी न लिखते हुए बी डॉट ए लिखकर इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। तो जो टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, जिसका इंटीग्रल हमें पता हो वही टर्म बी या सेकंड टर्म माननी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान देना। अब इसमें तो e टू द पावर x आ रहा है, e टू द पावर x का इंटीग्रल तो हमें पता है, जनरल e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x ही होता है, तो वो तो हमें पता है, तो हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ बाय पार्ट्स में जैसे फर्स्ट टर्म है a, तो a की प्लेस पे कौन दिख रहा है हमें, x दिख रहा है, तो हम यहाँ लगा लेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या है x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड e टू द पावर x dx एंड होल इंटीग्रल। इसका फिर से इंटीग्रल कर दिया। इस स्टेप को एक बार ध्यान दे दो बच्चों, का कारण क्या है कि ये पहला सम ही ऐसा है, और ये इंटू जो है ये क्लास 12 में तो काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे इसके, लेकिन 11 में भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। और आप 11 में यदि परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर तो क्या बात है, आप 12 में तो बहुत ही अच्छे से आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर विदाउट टीचर भी आप इसको कर सकते हैं, घर पे भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप जो 12th क्लास की बुक से उसके भी, क्योंकि आप बेसिक इतना अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपको सवाल नहीं उठता कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि a जो है वो ax है हमारा, और b जो हमारा है e टू द पावर x। तो देखिए जहाँ जहाँ a लिखा है, एक तो फर्स्ट प्लेस पे लिखा है और एक डिफरेंशियल प्लेस पे, तो ये देखो फर्स्ट प्लेस पे और ये डिफरेंशियल प्लेस पे, जबकि b जो टर्म है वो इंटीग्रेशन
प्लेस पे है, तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन पे b e टू द पावर x है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फार्मूले में वैल्यू रखिए। अब हमें फार्मूले को यूज़ करना है। हम सब जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x से होता है, माइनस डिफरेंशियल ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, और इंटीग्रल e टू द पावर x होता है। तो ये देखिए जो ब्रैकेट के टर्म है उसका इंटीग्रल भी हो गया, और ये पीछे वाला dx जो है वो मैंने यहाँ लगा दिया है। देखिए अब यहाँ हमारे पास बच गया x e टू द पावर x माइनस, अब क्या बच रहा है, 1 का e टू द पावर x में इंटू वो e टू द पावर x हो गया, तो dx। अब हम सब जानते हैं e टू द पावर x का इंटीग्रल, मैं आपको और साइड में लिख के एक्सप्लेन कर दूं कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास x e टू द पावर x माइनस इसका इंटीग्रल क्या होगा, e टू द पावर x। आप चाहें तो एल्जेब्रिक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ e टू द पावर x कॉमन दिख रहा है, उसको आप बाहर ले लें, अंदर बचेगा x माइनस 1, चाहे तो प्लस c लगा दें, नहीं तो न भी लगाएं तो चल जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स, ये बाय पार्ट्स इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। एक सम और भी देख लेते हैं बाय पार्ट्स का, समझ में आ जाए इस चीज़ के लिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि आप log x का इंटीग्रेशन कीजिए। अब यदि स्टूडेंट्स उतावला है और जल्दी जल्दी सोचता है, मैथ्स में तो बहुत हमें काम रहना पड़ता है, बहुत शांत रह के सोचना पड़ता है। हमारे मन में डिफरेंशियल log x का इंटीग्रल देखते से एकदम डिफरेंशियल का फार्मूला स्ट्राइक होने लगता है कि इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल x log x। वही यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, इंटीग्रल पूछा है, तो इंटीग्रल में log x है, और इंटीग्रल log x में हम फार्मूला लिस्ट देखते हैं, तो फार्मूला लिस्ट में हमें कहीं भी इंटीग्रल के फार्मूले में log x कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं log का फार्मूला आपके पास नहीं है कि इंटीग्रल ऑफ log x, देखिए यहाँ इंटीग्रल ऑफ log x आपको इस तरफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली log x आंसर के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इंटीग्रल फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है ना आपको, देखिए कहीं भी, तो इंटीग्रल log x होता ही नहीं। तो अब इसीलिए बाय पार्ट्स के फार्मूले का यूज़ करके उसे हम निकालते हैं। तो देखिए मैं यहाँ आपको करना सिखा रहा हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनके इंटीग्रल हमें पता नहीं हो, तो उसको बाय पार्ट्स फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक टर्म बनाना बता देता हूँ, वो देखिए आप, जैसे log x जिसका इंटीग्रल नहीं मालूम है, हमको log x का इंटीग्रल नहीं मालूम है, तो इसको हमेशा फर्स्ट टर्म मान लेना चाहिए log x, और इनटू में क्या मान लीजिए 1, इस 1 को हम सेकंड टर्म मान लें। अब ये हमारा a हो गया log x फर्स्ट टर्म हो गई, और 1 हो गई हमारी सेकंड टर्म। तो ना ही जब टर्म ना मिले, सिंगल टर्म मिले, और हमें सिंगल टर्म में भी इंटीग्रल पता ना हो, तो हमेशा प्रोडक्ट में इंटू 1 लेके उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं इसमें बाय पार्ट्स फार्मूला लगा रहा हूँ, पहले आपको मैंने लिख के दे दिया है, इसलिए इस बार आपको कठिनाई नहीं आएगी। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, log x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड लगा दिया मैंने, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड इट्स होल इंटीग्रल, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर dx लगा दिया। अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया स्टेप कि मैंने 1 को कहाँ लिया, सेकंड टर्म लिया है, और अभी पिछले सम में हमने सीखा कि सेकंड टर्म वही होना चाहिए जिसका इंटीग्रल हमें पता हो। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रल के टर्म पे 1 दिख रहा है, जबकि डिफरेंशियल के टर्म पे log x है, क्योंकि log x का इंटीग्रल हमें पता नहीं, तो वो हमेशा हम फर्स्ट ही मानना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए log x तो वैसे रहा, इंटीग्रल ऑफ 1 हो गया x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। ये हमें पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंशियल ऑफ log x 1/x होता है, क्योंकि यदि हम डिफरेंशियल पक्का नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि डिफरेंशियल हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो इंटीग्रल हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वहाँ पर अब यहाँ देखिए, अब डिफरेंशियल, अब इन क्वेश्चनों को टीचर ज़्यादा पसंद करते हैं दे देना। कारण क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में डिफरेंशियल भी देखने को मिल जाता है और इंटीग्रल भी देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ डिफरेंशियल देख पा रहे हैं और टोटल इंटीग्रल भी उनको दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन ये इस तरह से प्रिसाइसनेस अपने अंदर ला देते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ log x क्या लिख दिया मैंने, 1/x लिख दिया। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ 1, ये इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हुआ, x, ये मैंने x यहाँ लिख दिया। अब टोटल क्या है इसमें, इंटू dx। अब ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा। अब देखिए log के पीछे कोई टर्म होती है तो उसको हमेशा log के आगे लिख देना चाहिए, तो x को लिख दिया log के आगे, log x माइनस, और यहाँ बच गया आपके पास 1 dx। अब 1 dx का इंटीग्रल आपको पता है डियर कि इंटीग्रल ऑफ 1 dx कांस्टेंट की हमेशा x होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, x log x और 1 का x। अब अलजेब्रा स्टेप है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा log x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये वो टर्म भी मैंने बाय पार्ट से बता दी जो सिंगल टर्म होती है, और यहाँ हमने डबल टर्म भी देख ली
कि दो प्रोडक्ट हो तो कैसे, और सिंगल टर्म वो हो तो कैसे बाय पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, ये बाय पार्ट्स हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने ये इंडेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पूरा कवर कर दिया, आपको सारे पैटर्न जो थे वो बता दिए। एक और पैटर्न होता है लेकिन उसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन वो भी सीख ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि फिर बाद में कब इसको सीखेंगे, पक्का करना है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि मैं सारी टर्म बता दूंगा तो कोई सा भी क्वेश्चन टीचर यदि देता है तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कि यार ये पैटर्न तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो पैटर्न हमने सब, जितने मैंने पैटर्न है 1 बाय 1 आपको सब पढ़ा दिए मैंने। अब ये पैटर्न बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न देखो, यहाँ पे देखते हैं, वो नाम पहले ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अब सब्स्टिट्यूशन वाली टर्म, बस यहाँ मैं फिर एक बात आपको रिपीट करूंगा कि डिफरेंशियल पक्का होना बहुत ज़रूरी है। बार बार एक बात कह रहा हूँ बच्चों, तो मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि आप डिफरेंशियल को पहले बहुत पक्का कीजिए, बाद में इंटीग्रल को देखिए और इंटीग्रल के वीडियो को स्टडी कीजिए। तो सबसे पहली बात है डिफरेंशियल पक्का होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, तो यहाँ डिफरेंशियल का मोस्टली यूज़ होगा और कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको बताऊँगा। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखिए वो क्वेश्चन होगा इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन x dx। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि डिफरेंशियल में प्रोडक्ट के साथ क्वेश्चन फार्मूला भी था, यहाँ तो क्वेश्चन फार्मूला है, इंटीग्रल में होता ही नहीं है। जब आपको क्वेश्चन टर्म दिख जाती है लॉग के साथ तो क्वेश्चन फार्मूला तो होता ही नहीं। लेकिन एक बात जरूर देखिए कि आप इस क्वेश्चन को क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपको, log x, और ये डिनोमिनेटर की टर्म जो है उसको अलग से कर लें तो ये 1/x दिखने लग जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने इस टर्म को अलग कर लिया तो ये 1/x दिखने लगा। अब आपको पता होगा, आपके दिमाग में ये बात एकदम तुरंत ब्रेन में स्ट्राइक करनी चाहिए। कैसे स्ट्राइक करना चाहिए कि यार मुझे एक बात तो पता है कि log x का डिफरेंशियल निकालूं तो वो क्या होता है 1/x। मतलब हमारा जो क्वेश्चन होता है इंटीग्रल का, उस इंटीग्रल के क्वेश्चन में ही हमें उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पड़ोस में ही दिखने लगता है या आसपास या ऊपर नीचे दिखने लगता है। तो जब क्वेश्चन का डिफरेंशियल ही पड़ोस में दिखने लगता है तो समझ लेना कि ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल है, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिख के भी देता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि log x जो दिया है जिसका डिफरेंशियल हमें दिख रहा है, देखिए मैं फिर आपको क्लियर करूँ कि log x का डिफरेंशियल 1/x दिख रहा है, 1/x का डिफरेंशियल log x नहीं है, और यहाँ पे इंटीग्रल की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन का है इंटीग्रल का ही है। तो ध्यान पहले देना है कि जिसका डिफरेंशियल हमें दिख रहा है उस टर्म को t मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेट log x इक्वल टू t मान लिया। log x का डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ log x, देखिए पहले लिख लेते हैं कि यहाँ डिफरेंशियल करना है डिफरेंशियल ऑफ log x और यहाँ करना है डिफरेंशियल ऑफ t। तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ log x तो हो गया 1/x और ये टर्म क्या हो गई dt अपॉन dx। कैसे, देखिए आप यहाँ देख लीजिए, जरा समझने की बात है, ये t इसके साथ आ गए तो dt अपॉन dx हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है 1/x, ये 1/x अपने को वैसे ही रखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx को इधर ले आना है। ये dx इधर आ गए तो सामने कौन बच गया, dt बच गया। देखिए ये dx की टर्म मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, dt अपनी जगह पे रखा तो 1/x dx dt। अब कोशिश करें कि आप dt अलग से ले आए, सिंगल dt लेके आ जाए हमेशा के लिए। क्वेश्चन को यहाँ तक खींच लें कि सिंगल dt आ जाए और dx और x की टर्म एक और हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए। अब आप देखेंगे कि 1/x dx देखो हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है, ये देखिए हमने इसी के लिए तो सब इतना सारा किया ये कि 1/x dx यहाँ प्रेजेंट है, तो 1/x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इंटीग्रल वैसा का वैसे लगाया। log x को मैंने क्या मान लिया था, अब log x को मैंने मान चुका था यहाँ पे log x को t, तो मैं log x की प्लेस पे क्या लिखूंगा यहाँ t, और 1/x dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई dt, तो मैं यहाँ लिख दूंगा dt। तो ये मैंने t dt लिख दिया। तो बच्चों बात समझ में आई, पूरा क्वेश्चन जो x में था, देखिए यहाँ पूरा क्वेश्चन x में था, अब वो पूरी तरह से t में चेंज हो चुका है। एक बार फिर समझ लेते हैं ताकि वो कमी ना रह जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसी का डिफरेंशियल पड़ोस में या ऊपर नीचे कहीं लिखा होता है। तो मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से बना लिया तो मुझे दिखने लगा कि log x का डिफरेंशियल 1/x है। जैसे ही क्वेश्चन का डिफरेंशियल पड़ोस में दिखता है तो जो क्वेश्चन है उसको t मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को हमने t मान लिया, फिर क्वेश्चन को t मान लिया तो उसके आगे dy/dx लगाया क्योंकि हमको डिफरेंशियल करना है, दोनों के आगे dy/dx लगाए। तो यहाँ पे log x का डिफरेंशियल तो 1/x हो गया और dy
टी अपॉन डी एक्स, वो क्योंकि टी का इंटीग्रल डिफरेंशियल तो होता नहीं, तो डी टी अपॉन डी एक्स लिख दिया। अब एक्स को हम इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1 अपॉन एक्स के साथ डी एक्स आ गया, सामने क्या हो गया डी टी आ गया। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन पूरा एक्स में लिया था, अब उसको हम कहाँ में टर्न कर देंगे, टी में। तो लॉग एक्स को हम क्या मान चुके थे, लॉग एक्स को हम टी मान चुके थे, तो हमने टी लिख दिया। और 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आई टोटल वो क्या आई, डी टी आई, तो इसकी प्लेस पे हमने लिख दिया डी टी। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने इंटीग्रल पे आ जाते हैं। तो इंटीग्रल क्या कहता है कि टी का इंटीग्रल करो, तो टी की पावर कुछ नहीं है, क्या है 1। और हमने फार्मूला सीख रखा है कि पावर जब आती है तो पावर में हम क्या करते हैं, इंटीग्रल करते समय उस पावर को में 1 प्लस करते हैं और वही अपॉन में लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, टी टू द पावर 2 अपॉन 2। अब टी में तो क्वेश्चन था नहीं, टी तो हमने कंसिडर किया था, लेट किया था। अब क्वेश्चन तो हमारा एक्स में दिया था, तो हमें आंसर भी क्या में चाहिए, एक्स में चाहिए। तो टी की प्लेस पे वापस जो आपने एक्स मान रखा है वो वहाँ रख दीजिए। तो हमने टी की प्लेस पे क्या माना है, लॉग एक्स, तो यहाँ हम टी की प्लेस पे लिख देंगे लॉग एक्स। तो यहाँ हो गया लॉग एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों समझ में आए सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल किस तरह से किया जाता है। ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं कह सकते, इसमें से प्रैक्टिस है। जहाँ प्रैक्टिस की कमी होगी तो ये अपने आप टफ लगने लगेगा, लेकिन जहाँ जितने सम्स प्रैक्टिस करते जाते हैं उतनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। और सम्स आपको आपकी बुक में बहुत सारे सम दिए जाते हैं, तो वो सब लेके प्रैक्टिस करें। और मान लो कोई सम आपको उलझता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम बराबर सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से होता है। अभी एक नहीं एक और सम कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमें क्वेश्चन दिया इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये सम दो प्रकार से सॉल्व हो सकता है। कैसे दो प्रकार से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म दी हुई है, देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स और बीच में इंटू है। तो मैंने अभी बाय पार्ट्स बताया था आपको, इंटीग्रल बाय पार्ट, वो प्रोडक्ट फार्मूले में तो लगता है, तो वो प्रोडक्ट फार्मूले से भी हम उसको करेंगे तो भी आएगा। लेकिन मैंने अभी जो नई बात सिखाई सब्स्टिट्यूशन में बाय पार्ट्स में, कि एक क्वेश्चन जो रहता है उसका डिफरेंशियल पड़ोस में दिखता है। देखिए साइन का डिफरेंशियल पड़ोस में कॉस दिख रहा है हमें, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करते हैं। तो देखिए क्या सिखाया था मैंने आपको, सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींच लीजिए इधर साइड में ऐसी, और अब सबसे पहले लाइन खींचने के बाद जिसको आप टी मान सकते हैं डिफरेंशियल के लिए, साइन एक्स को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। अब क्या सिखाया था कि इसका डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल करने के लिए इसके डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ टी, दोनों के लिए डी बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स। अब डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले चलो उधर, तो कॉस एक्स के साथ में कौन चला गया, डी एक्स चला गया, सामने क्या रहेगा डी टी। अब देखिए आप क्वेश्चन को आ जाइए, जैसे ही आपको डी टी की टर्म मिल जाती है, डी टी का आंसर मिल जाता है, ये क्या है कि RHS में डी टी मिल जाता है, बस वहीं इस स्टेप को स्टॉप कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास क्या आ रहा है, cos x dx यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में, और यहाँ भी देखिए cos x dx दिख जाएगा। बस मत समझो कि हम आंसर हमारे पास में ही है। अब इंटीग्रल का साइन हमने लगाया, और इंटीग्रल का साइन लगा के साइन x लिख दिया हमने। अब साइन x भी ना लिखें, पहले तो हम क्या करें, साइन x को यहाँ से हटा लें। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, साइन x है, तो क्वेश्चन में साइन x है, साइन x हम क्या मान चुके हैं, टी मान चुके हैं, तो साइन x को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे टी लिख देंगे, ये टी लिख दिया मैंने। और cos x ds की वैल्यू क्या है, dt है, तो वो dt लिख दिया। अब देखिए आप यहाँ पर t का इंटीग्रल करना है, t की पावर क्या है, कुछ नहीं है ना 1। अब इंटीग्रल आ गया यहाँ पे, तो इंटीग्रल करते समय 1 + 1 अपॉन 1 + 1, कौन से फार्मूले से, इंटीग्रल के फार्मूले से, तो वो t टू द पावर 2 अपॉन 2 हो गया। अब t में क्वेश्चन तो था नहीं, क्वेश्चन तो था x में, तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए t की वैल्यू क्या है, साइन x है, तो t की प्लेस पे क्या रख देंगे, साइन x रख देंगे। तो यहाँ रख दिया हमने साइन x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको इन दो सम से बाय पार्ट्स का थोड़ा सा समझ, सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत ज़्यादा टफ टर्म्स नहीं आती हमको 11 में, लेकिन कर लेना चाहिए। देखिए जितने हम टर्म क्लियर कर लेंगे ना, कि कौन से क्वेश्चन कब आ जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता है, तो हम उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे ये मेथड्स आपको बता दी। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ। थोड़ा सा इसको समझ लें, ये काफ़ी बार ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने अभी आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में हम इंटीग्रल तो जैसे करके आते हैं, अभी जो सब सीखा है हमने, इंटीग्रल तो वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे दो फिक्स जो लिमिट्स हैं उनके साथ इसको करना है। तो देखिए जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन हमें दिया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको शुरू करता हूँ तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, टफ नहीं लगेगा। पहले सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे क्वेश्चन हमको दे दिया
कि x की का इंटीग्रल कीजिए और लिमिट दे दी 1 to 2 पे। ये जैसे आपको ऐसी लिमिट दिखेंगी, ये अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपर और लोअर लिमिट दिखी मतलब समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी हमको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि लिमिट का क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टेंशन लेना है इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो इंटीग्रल एक्स अभी हमको पता है कि हमने एक फार्मूला जो लिया था वो दिखा दूँ आपको, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये फार्मूला है। एक्स की पावर यहाँ दिख नहीं रही है, तो एक्स की पावर कुछ नहीं दिख रही, तो मैथमेटिक्स में हम कुछ नहीं, पावर जो यहाँ पे है नहीं, विजिबल नहीं दिखती हमें, हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ एक्स की पावर क्या होगा, 1। अब एक्स की पावर 1 मान लीजिए हम स्टडी के लिए लगा लेते हैं यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट तो सिंपल करना है, एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये आपने इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन ब्रैकेट लगा के लिमिट जो है राइट हैंड साइड में प्लेस कर देना है। लोअर लिमिट लोअर प्लेस पे होगी, अपर लिमिट अपर प्लेस पे होगी। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई बात कि मैंने क्या करा, जो लिमिट दी थी वो लिमिट्स ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में थी वो उसका इंटीग्रेट होते से राइट हैंड साइड में आ जाती है, लेकिन वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करती। लोअर लिमिट लोअर प्लेस पे आती है, अपर लिमिट अपर प्लेस पे आती है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से, देखिए एक्स की पावर 2 अपॉन 2 और लिमिट लग गई 1 से 2। अब यहाँ पर एक्स की टर्म को अंदर रखना चाहिए, बाकी कांस्टेंट को बाहर निकाल देना चाहिए। तो एक्स की टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स की टर्म ये रही एक्स की पावर 2, लेकिन अपॉन में कांस्टेंट दिख रहा है, उसको हमें बाहर कर देना चाहिए। तो हम बाहर कर दें इसको 1 अपॉन 2 को, तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, उस पर लिमिट लगी हुई 1 to 2। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि मैंने आपको बताया था कि यदि फंक्शन, देखिए यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ कि फंक्शन एफ एक्स है और उसका इंटीग्रल कर रहे हैं हम ए से बी पर, ये कैपिटल ले लीजिए एफ, तो इसका इंटीग्रल आ रहा है फंक्शन एफ बी माइनस एफ ए। मतलब अपर लिमिट पहले अप्लाई की जाती है, माइनस बीच में लगाया जाता है, फिर लोअर लिमिट अप्लाई की जाती है। देखिए यहाँ पे अपर लिमिट बी है वो पहले अप्लाई की गई, माइनस फिर लोअर लिमिट अप्लाई की गई है। तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो ये 1 अपॉन 2 हमने लिखा, एक्स पे पहले अपर लिमिट अप्लाई की जाएगी, तो एक्स की प्लेस पर 2 आ गया, लेकिन उस पर स्क्वायर लगाया तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, बीच में हमें माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट 1 को लगाया, उस पर भी स्क्वायर लगा दिया। समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स की प्लेस पे पहले अपर लिमिट लगा दी 2, पर पावर 2 लगी हुई है तो 2 हमने वैसी लगा दी यहाँ पे पावर, माइनस बीच में हमें अपनी ओर से लगाना है और फिर 1 को रखना है और पावर जो क्वेश्चन लगाना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 1 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 4 माइनस 1 3, एंड 1 अपॉन 2 से इंटू करेंगे तो 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सी नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि यह इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, डेफिनेट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू उस, और वो इनडेफिनेट था तो उस पर कांस्टेंट को लगाते हैं ताकि बाद में कभी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पड़ी तो निकाल सकता है, लेकिन वो टर्म्स आपको कहीं 12th में आएंगी, अब 11th में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि ये डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने किस तरह से किया। अब मैं और आगे आपको बताता हूँ कुछ और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स 45 to 30 डिग्री, ये एंगल में दे दिया आपने को। अब हम सब जानते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो पहले फार्मूला लिख के बता दें उनको कि हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, ये हमने माइनस कॉस एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर हम इंटीग्रल कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पे देखिए वो कि इंटीग्रेट करते से माइनस कॉस एक्स और लिमिट लगा दी हमने 45 to 30। अब ये माइनस है, चाहे कांस्टेंट हो चाहे माइनस हो, उसे हम ब्रैकेट के लिमिट के बाहर कर देते हैं, तो हमारे पास बचा cos x 45 to 30 डिग्री। अब माइनस, अब ये cos अपर लिमिट पहले लगाओ, cos 30 माइनस cos 45, ये लगा दी मैंने। देखिए x के प्लेस पे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। अब बचा सिंपल एल्जेब्रा, वो सिंपल एल्जेब्रा सॉल्व कर लेते हैं। 2√2 एलसीएम ले लिया हमने, 2√2 एलसीएम लिया तो ये बचा √6 माइनस 2, क्योंकि देखिए इसका इसमें इंटू हुआ और इसका इसमें, तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ये इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ये लिमिट किस तरह से लगाई जाती है समझ में आ गया आपको अच्छे से। कहीं बड़े क्वेश्चन में भी लिमिट लगाना पड़ी, जैसे मान लो पॉलिनोमियल टर्म में लगाना पड़ी तो भी हम लिमिट लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया e टू द पावर x
प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन दिया है हमें और लिमिट दी है 2 to 1, 1 to 2 ले लीजिए, 1 to 2 dx। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन पहले हमारा टारगेट क्या था, पहले क्वेश्चन को इंटीग्रल और dx सबको सेपरेट देना। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रल e to the power x भी दिया, dx भी दिया, ये सब सीख चुके हैं आप, और लिमिट भी दे दी 1 to 2, प्लस बीच में प्लस लगा दिया, इंटीग्रल ऑफ x dx 1 to 2। आ गई समझ में बात आपको? देखिए यहाँ पर क्या किया मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इंटीग्रल का साइन फर्स्ट टर्म को भी देना है और dx भी देना है, फिर इंटीग्रल का साइन सेकंड टर्म को देना है और dx भी देना है। जितनी भी टर्म आए दोनों को इंटीग्रल का सिंबल भी देना है, dx टर्म भी देना है, और बीच उस क्वेश्चन को रखना है। तो देखिए मैंने यही किया है। अब e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो वो e टू द पावर x ही लिख दिया मैंने और उस पर लिमिट लगा दी मैंने जो 1 to 2। बाकी राइट हैंड साइड में लगाना है, लोअर लोअर ही रहेगी, अपर अपर ही रहेगी। और x का इंटीग्रल यहाँ हम करेंगे तो वो होगा x स्क्वायर अपॉन 2, 1 to 2। अब यहाँ पर e टू द पावर x लिमिट हमने 1 to 2 लगा दी। यहाँ कांस्टेंट दिख रहा है हमें 1/2। देखिए ये 1/2 कांस्टेंट कहाँ है, ये अपॉन में है, तो इसको बाहर निकाल लिया हमने, 1/2 बाहर निकाल लिया। ये देखिए 1/2 को बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा x स्क्वायर 1 to 2। अब हम कांस्टेंट निकाल चुके हैं यहाँ से, बाकी कुछ बचा नहीं, अब सीधे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं हम। तो देखिए क्या बताया था, सिखाया था मैंने आपको कि 2 जो लिमिट है ये x की प्लस पे आती है, पूरे टर्म पे नहीं आती। जहाँ x है उसी जगह पर रखना होता है, समझे बच्चे आप लोग? बस ध्यान देना कि जहाँ x है उसी प्लेस पे आना है लिमिट। तो चाहे पावर पे हो, अब यहाँ पावर पे दिख रही है हमको, तो कोई बात नहीं, पावर पे ले लेते हैं, e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 1। देखिए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे 1/2, और x पे लिया तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 1 तो वैसे रहा, प्लस 1/2। इधर क्या रहा, 2 का पावर 4 और 1, 4 में से 1 गया 3। तो नेक्स्ट स्टेप बड़ी सिंपल हो जाती है, e टू द पावर 2 माइनस e 1 लिखते नहीं है, इंटू 3/2। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको आई थिंक ये डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के दोनों टर्म्स समझ में आ गए किस तरह से करते हैं। तो इनकी सिर्फ क्या जरूरी है, देखिए पहले आप इंडेफिनेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लीजिए, और साथ में मैं आपको एक अच्छी पर्सनल एडवाइस देता हूँ बच्चों कि जो फार्मूले हैं एक पेपर पे पहले सब व्यवस्थित तरीके से लिख लें और सामने रख लें। जब आप सम सॉल्व करें तो बार बार कॉपी ढूंढने से मूड में थोड़ा सा बदलाव आता है, तो सामने जब कॉपी में या पेज पे वो सारे फार्मूले दिखेंगे तो तुरंत हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे हमारा जो है लगातार कंटिन्यूएशन बना रहता है, और कंटिन्यूएशन बना रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करेंगे। यहाँ तो वीडियो में मैंने आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही करके बताया, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, सम्स ले लेंगे, पहले कागज़ पे सारे सम ले लीजिए, फिर उनको 1 by 1 प्रैक्टिस कीजिए। इंटीग्रल और डिफरेंशियल आपने पक्का कर लिया, समझ लिए, फिजिक्स को आपने कंट्रोल कर लिया, बहुत सारी टर्म्स आपके समझ में ईजी आ जाती है, और साथ में आपने मैथ्स का भी एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस पहले फार्मूले के साथ देखें, फार्मूले देखें, फिर सिंपल इंटीग्रल को देखें, मैंने सब बाय पार्ट्स बता दिया, सब्स्टिट्यूशन बता दिया, सारे क्वेश्चन बता दिए, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म्स भी आपको बता दी। तो ये सारी चीज़ें बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये टर्म मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टेड है ये, और ये फिजिक्स में लगती है, इसलिए टर्म्स हमें करना भी ज़रूरी है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना आपके अंदर मजबूती आने लगेगी, काफ़ी अच्छा फील करेंगे, और औरों की मदद कर सकेंगे, खुद तो करेंगे, बाकी को बता पाएंगे। सो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूलों को याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।